हाय गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। ओके, तो आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इस लेक्चर में हम लोग चार्ज से रिलेटेड फंडामेंटल कंसेप्ट्स को क्लियर करेंगे। ठीक है, एक एप्लीकेशन के थ्रू। ओके, तो एप्लीकेशन दिया हुआ है क्या कि कैलकुलेट द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक टू ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन फोर्सेज बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स। बोल रहा है क्या कि दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो कैलकुलेट करना है, कॉमा बिटवीन टू प्रोटॉन्स, और दो प्रोटॉन के बीच भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो फाइंड करना है। फिर आगे बोल रहे हैं क्या कि एट व्हाट वैल्यू ऑफ द स्पेसिफिक चार्ज चार्ज पर यूनिट मास ऑफ ए पार्टिकल वुड दीज फोर्सेज बिकम्स इक्वल। बोल रहा है कि एक पार्टिकल है, ठीक है, तो उसमें बोल रहा है कि उस पार्टिकल का चार्ज और मास का रेशियो क्या होगा जब उस पार्टिकल का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स आपस में इक्वल होगा। बोल रहा है क्या कि वुड दीज फोर्सेज बिकम इक्वल, मतलब दीज फोर्सेज मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। तो एक पार्टिकल के लिए तो हमको नहीं पता है वो पार्टिकल क्या है, तो एज्यूम कर लेते हैं कोई पार्टिकल है, उसका चार्ज q है और उसका मास m है। तो उस पार्टिकल के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड और ग्रेविटेशनल फोर्स का मैग्नीट्यूड जब इक्वल हो जाएगा तो उस समय उस पार्टिकल के लिए चार्ज पर यूनिट मास का वैल्यू क्या होगा। फिर आगे बोल रहा है इन देयर एब्सोल्यूट वैल्यू, मतलब उस पार्टिकल के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड और ग्रेविटेशनल फोर्स का मैग्नीट्यूड जब दोनों आपस में बराबर हो जाएगा तो उस केस में उस पार्टिकल का चार्ज पर यूनिट मास का वैल्यू क्या होगा। फिर बोल रहा है क्या इन द केस ऑफ इंटरेक्शन ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल। तो क्वेश्चन तो आप समझ गए, इसमें तीन चीज हमको फाइंड करना है। पहला चीज, दो इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो। दूसरा चीज, दो प्रोटॉन के बीच लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो। और तीसरा चीज, किसी दो पार्टिकल के लिए दोनों पार्टिकल सेम होगी और उस दोनों पार्टिकल के बीच लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड और ग्रेविटेशनल फोर्स का मैग्नीट्यूड यदि आपस में इक्वल हो जाता है तो उस केस में उस पार्टिकल का चार्ज और मास का रेशियो क्या होगा। तो हम पार्टिकल जब नहीं पता है तो हम क्या कर सकते हैं, उस पार्टिकल का चार्ज लेट कर लेंगे कि एज्यूम करते हैं कि इस पार्टिकल का चार्ज q है और मास m है। ओके, तो अब हम लोग बारी बारी से तीनों चीज फाइंड करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, तो क्वेश्चन को बनाने के लिए हमको क्या क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन का चार्ज और इलेक्ट्रॉन का मास। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख लेते हैं, एम ई मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मास ऑफ जो इलेक्ट्रॉन होता है ये होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, ठीक है। और मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg, ठीक है। ओके, अब हम चार्ज लिख लेते हैं इलेक्ट्रॉन का और प्रोटॉन का चार्ज। तो चार्ज ऑफ जो इलेक्ट्रॉन होता है, तो आप जानते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब प्रोटॉन का चार्ज लिख लेते हैं, तो चार्ज ऑफ प्रोटॉन, तो और प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है तो प्रोटॉन पे क्या करते हैं, प्लस लगा देते हैं। तो प्लस 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब ध्यान से देखिएगा, आप प्लस चाहें तो लिख भी सकते हैं और चाहें तो नहीं भी लिख सकते हैं, प्लस लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। और जो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होगा उस पर आपको माइनस लिखना पड़ेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। तो अब बारी बारी से क्या करते हैं, पहले क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, दो इलेक्ट्रॉन के बीच का हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाल लेते हैं। तो मान लेते हैं क्या कि ये Q1 चार्ज है, QE कर देते हैं इसको, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है तो QE कर देते हैं, ये भी हमारा QE है, ठीक है। और दोनों के बीच का डिस्टेंस है, लेट कर लेते हैं कि R है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा,
ये ऐसा सिचुएशन है। तो देखिएगा, तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, हम जानते हैं 1/4πε0 Q1 का मैग्नीट्यूड इंटू Q2 का मैग्नीट्यूड अपॉन R का स्क्वायर। ओके, तो ये 1/4πε0 Q1 क्या है, तो Q1 QE है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और Q2 क्या है, तो दो इलेक्ट्रॉन के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाल रहे हैं, तो Q2 भी QE होगा, तो Q2 के करस्पॉन्डिंग भी QE पुट कर देंगे। QE बता रहा है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर, तो ये होता है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपका ये ऐसा हो जाएगा 1/4πε0 और ये हो जाएगा QE का स्क्वायर अपॉन R का स्क्वायर। अब क्या करते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल लेते हैं, दो इलेक्ट्रॉन के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर होता है G m1 m2 अपॉन R का स्क्वायर, और G क्या है, तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, तो G, और m1, तो m1 बतलाता है फर्स्ट बॉडी का मास, m2 बतलाता है सेकेंड बॉडी का मास। तो G m1 के करस्पॉन्डिंग, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का मास, तो इलेक्ट्रॉन का मास क्या लेट किया, me इनटू सेकेंड बॉडी का मास, तो सेकेंड बॉडी भी तो इलेक्ट्रॉन ही है, तो उसका भी मास me होगा अपॉन R का स्क्वायर। तो अज्यूम करते हैं क्या कि दोनों me और me, तो दोनों बॉडी के बीच का डिस्टेंस R है, तो दोनों बॉडी के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ये G, और इसको लिख सकते हैं क्या, me का स्क्वायर अपॉन R का स्क्वायर। अब आगे बोल रहा है क्या कि दो इलेक्ट्रॉन के बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है और ग्रेविटेशनल फोर्स, उसका रेशियो फाइंड करना है। तो रेशियो फाइंड कर लेते हैं, FE अपॉन FG। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना है, तो ये रहा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो ये हो जाएगा 1/4πε0 इंटू QE का स्क्वायर अपॉन R का स्क्वायर, और ग्रेविटेशनल फोर्स है G me स्क्वायर अपॉन R का स्क्वायर। इसको सिंपल करेंगे तो ये आपका हो जाएगा QE का स्क्वायर, और ये कट जाएगा R स्क्वायर, तो हो जाएगा 4πε0 इंटू G me स्क्वायर, ये कटने के बाद आएगा। अब क्या करेंगे, सारे क्वांटिटी का वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पर जो QE है वो QE क्या बतला रहा है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, -1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, -1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। लेकिन हमको चाहिए क्या, इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मैग्नीट्यूड, तो क्या करेंगे, इसे मॉड लगा देंगे। तो जब हम जानते हैं क्या कि किसी भी नेगेटिव वैल्यू का जो मॉड होता है वो पॉजिटिव वैल्यू होता है, तो इस नेगेटिव का मॉड ले लेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो वैल्यू वही सेम रहेगा, बस साइन चेंज कर जाएगा, नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, और 1.602 वो सारा सेम रहेगा। तो 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब देखिए, तो QE क्या है, तो 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। और इसका क्या करना है, यहाँ पे QE का स्क्वायर है तो पूरे का स्क्वायर कर देंगे। ओके, अब ध्यान देखिएगा, 4πε0 का वैल्यू होता है, ये आपको याद करना होगा, तो 1/9 इंटू 10⁻9, ठीक है। और ये होता है आपका कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये 4πε0 का वैल्यू होता है और इसका यूनिट होता है कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, इनटू फिर G है, तो G का वैल्यू तो जानते हैं आप लोग, 6.67 इंटू 10⁻⁻11, और ये हो जाएगा आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। ओके, अब बच गया Me, तो Me क्या है, तो Me बता रहा है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, तो 9.1 इंटू 10⁻31 kg, तो ये हो जाएगा 9.1 इंटू 10⁻31 kg।
और यहाँ पे क्या है एम ई का स्क्वायर, तो पूरा का स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए जो जो कटेगा यूनिट कैंसिल कर देंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ से केजी का स्क्वायर कट जाएगा, कूलम स्क्वायर कट जाएगा। अब देखिए ध्यान से, तो इसका जो वैल्यू आएगा सॉल्व करने के बाद ये आएगा 4 इंटू 10⁻42। तो अब क्या देख रहे हैं, ये क्या मिल गया, तो दो इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो मिल गया 4 इंटू 10⁻42। ठीक है, ओके। अब क्या फाइंड करेंगे, तो दो प्रोटॉन के बीच लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो। तो देखिए ये प्रोटॉन है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, तो दो प्रोटॉन ले लेते हैं, ये दो प्रोटॉन हो गया। ओके, अब देखिए ध्यान से, तो प्रोटॉन का चार्ज मान लेते हैं QP, तो ये भी QP, और प्रोटॉन का मास मान लेते हैं MP, तो प्रोटॉन का जो मास है वो MP, और दोनों चार्ज का बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं कि R है। ठीक है, ओके। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले क्या करते हैं, दो प्रोटॉन के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो ये होगा 1/4πε0 Q1 का मैग्नीट्यूड इंटू Q2 का मैग्नीट्यूड अपॉन R का स्क्वायर, तो 1/4πε0। अब Q1 क्या है, तो Q1 तो चार्ज ऑफ प्रोटॉन QP, तो QP का मैग्नीट्यूड इंटू Q2, तो Q2 भी हमारा चार्ज है QP, चार्ज ऑफ प्रोटॉन अपॉन R का स्क्वायर, तो R एज्यूम कर लेते हैं कि दोनों प्रोटॉन के बीच का डिस्टेंस है R, तो उसका R का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका जो वैल्यू हो, इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका ऐसा हो जाएगा 1/4πε0 QP का मैग्नीट्यूड ये हो जाएगा QP का स्क्वायर अपॉन R का स्क्वायर। तो आपको मिल गया दो प्रोटॉन के बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब क्या करते हैं, दो प्रोटॉन के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स निकालते हैं, Fg मतलब ग्रेविटेशनल, F मतलब फोर्स, तो ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर होता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर होता है G m1 m2 अपॉन R का स्क्वायर। G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, m1 तो m1 क्या है MP, क्योंकि प्रोटॉन का मास, इनटू m2 तो m2 भी MP है, क्योंकि दो प्रोटॉन के बीच निकाल रहे हैं तो दोनों प्रोटॉन का मास तो सेम ही होगा MP, और दोनों R स्क्वायर, तो R क्या है, तो दोनों प्रोटॉन के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर, तो ये R का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ऐसा G MP का स्क्वायर अपॉन R का स्क्वायर। हमको क्या करना है, फिर रेशियो फाइंड करना है दो प्रोटॉन के बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का, तो FE अपॉन FG। तो देखिए ध्यान से, तो FE हो जाएगा ये 1/4πε0 QP का स्क्वायर अपॉन R का स्क्वायर, और ये हो जाएगा G MP का स्क्वायर अपॉन R का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका QP का स्क्वायर अपॉन 4πε0 इंटू G MP का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, सारे क्वांटिटी का जो जो वैल्यू है रिस्पेक्टिव वैल्यू पुट कर देंगे। QP मतलब तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन, तो प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, तो इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो यही मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी ये पॉजिटिव वैल्यू है, तो पॉजिटिव वैल्यू का मैग्नीट्यूड सेम वही पॉजिटिव वैल्यू होता है, और नेगेटिव वैल्यू का मैग्नीट्यूड उस वैल्यू का पॉजिटिव वैल्यू हो जाता है। ये हो जाएगा 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम अपॉन 4πε0 का वैल्यू होता है 1/9 इंटू 10⁻9, इसका यूनिट होता है, इसका यूनिट हो जाएगा कूलम का स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब जी का वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11, और ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। ओके, अब MP, तो MP तो मतलब मास ऑफ प्रोटॉन, और प्रोटॉन का मास कितना होता है, तो 1.672, तो 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg,
और एमपी स्क्वायर है तो पूरे का स्क्वायर कर देंगे। अब जो जो यूनिट्स कटेगा उसको कैंसिल कर देंगे। न्यूटन मीटर स्क्वायर, यहाँ केजी का स्क्वायर मिलेगा तो ये केजी का स्क्वायर कट जाएगा, कूलम का स्क्वायर, और यहाँ पे ये क्यूपी का स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ पे जो इसका स्क्वायर करेंगे तो कूलम स्क्वायर मिलेगा और ये कूलम स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो इसका जो अप्रोक्स वैल्यू आएगा ये आएगा 1 × 10⁻39। ये मिल गया आपको दो प्रोटॉन के बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो। ठीक है, ओके। अब आगे क्या फाइंड करना है कि किसी दो पार्टिकल के बीच लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड और ग्रेविटेशनल फोर्स का मैग्नीट्यूड बराबर हो जाता है तो उस केस में उस पार्टिकल का चार्ज और मास का रेशियो क्या होगा। तो हमको पार्टिकल नहीं पता है कि कौन सा पार्टिकल है, तो लेट कर लेते हैं क्या, जो भी पार्टिकल है उसका चार्ज Q होगा और मास उसका M होगा। ठीक है, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो R है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इस दोनों पार्टिकल के बीच लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाल लेते हैं। Fe मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 का मैग्नीट्यूड इंटू Q2 का मैग्नीट्यूड अपॉन दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर। तो मान लेते हैं डिस्टेंस R है तो R का स्क्वायर। अब देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 के करस्पॉन्डिंग क्या है, तो Q1 बतला रहा है कि फर्स्ट पार्टिकल का चार्ज और Q2 बतला रहा है सेकेंड पार्टिकल का चार्ज। और यहाँ पे दोनों पार्टिकल तो सेम ही है, तो दोनों पार्टिकल जब सेम ही है दोनों पार्टिकल का चार्ज भी सेम होगा, तो Q और Q, तो Q1 के करस्पॉन्डिंग भी Q होगा और Q2 के करस्पॉन्डिंग भी Q होगा। और दोनों पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस R है तो डिस्टेंस का स्क्वायर कर देंगे, तो ये हो जाएगा Q का स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल लेते हैं कि इस दोनों पार्टिकल के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर होता है G m1 m2 अपॉन R का स्क्वायर। तो G और m1 बता रहा था, m1 बताता है फर्स्ट पार्टिकल का मास और m2 बतलाता है सेकेंड पार्टिकल का मास। तो यहाँ पे क्या है, दोनों पार्टिकल तो सेम ही है तो दोनों पार्टिकल का मास सेम होगा, तो ये भी m और m2 भी m, तो m1 के करस्पॉन्डिंग भी m और m2 के करस्पॉन्डिंग भी m और R का स्क्वायर, ये हो जाएगा G m स्क्वायर अपॉन R का स्क्वायर। अब बोल रहा है क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड और ग्रेविटेशनल फोर्स का मैग्नीट्यूड दोनों पार्टिकल के लिए अगर बराबर हो जाता है तब उस दोनों पार्टिकल का चार्ज और मास का, तो क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इस दोनों पार्टिकल के लिए बराबर कर देते हैं। तो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये Q का स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R का स्क्वायर इक्वल टू Fg। तो इस दोनों पार्टिकल के लिए जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये आया है, तो G m स्क्वायर अपॉन R का स्क्वायर। अब ध्यान से देखिएगा, ये R का स्क्वायर कट जाएगा। हमको क्या चाहिए, तो हमको चाहिए Q अपॉन m। तो देखिए, तो यहाँ से क्या करते हैं, m स्क्वायर को इधर ले आते हैं, तो ये Q का स्क्वायर अपॉन m का स्क्वायर, और इसको क्या करते हैं राइट साइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा G इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, तो इधर मिल गया Q का स्क्वायर अपॉन m का स्क्वायर और ये मिल गया G इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हमको चाहिए Q बाई m, तो क्या करते हैं दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो स्क्वायर रूट लेंगे तो हमको मिल जाएगा Q बाई m। अब ध्यान से देखिएगा, अब सारे का करस्पॉन्डिंग वैल्यू जो भी है पुट कर देते हैं। तो G का वैल्यू कितना होता है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 और इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 1/9 इंटू 10 के पावर 9। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका कूलम का स्क्वायर अपॉन न्यूटन का स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए जो जो यूनिट कटेगा उसको कटा देंगे, ये कटेगा, सॉरी यहाँ पे ये होगा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर होगा। अब देखिए
तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद ये आएगा अप्रोक्स ऐसा 0.86 इंटू 10⁻⁻10। ठीक है, और सी स्क्वायर का जब स्क्वायर रूट निकलेगा तो ये मिलेगा कूलम, और के जी स्क्वायर रूट रूट के अंदर के जी स्क्वायर है तो बाहर आएगा तो हो जाएगा के जी। तो आपको क्या मिल गया, चार्ज पर यूनिट मास मिल गया 0.86 इंटू 10⁻⁻10 कूलम पर केजी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया कि कैसे किसी पार्टिकल के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर हो जाएगा, तो उस पार्टिकल का चार्ज और मास का रेशियो निकालेंगे।